and welcome to SPM IS Academy. Today we will analyze the Assam Tribune newspaper of 3rd July 2020. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can download the PDF version of May 2020 magazine from our website spmisacademy.com. You can also log on to our online portal online.spmisacademy.com to access some of our freely available video lectures, and we request you all to join our WhatsApp group through the link given in the description section for more updated study materials. This is the list of the topics that we will cover from today's newspaper. And the first article is taken from editorial segment. It is about Greater Nagalim issue. And this topic is important from our syllabus paper 4 internal security point of view, and it is also important for political science optional students, especially from the subtopic national security point of view. सबसे पहले इस आर्टिकल का बैकग्राउंड समझते हैं. तो देखो, as you all must be knowing that Assam became part of British province in 1823. और उसके बाद ब्रिटिशर्स ने अपने आसाम प्रोविंस को एक्सपैंड किया एंड दे ऑल्सो अक्वायर्ड दिस रीजन नोन एज नागा हिल रीजन्स, जहाँ पे नागा ट्राइब्स के लोग रहते थे. एंड दिस नागा हिल रीजन वाज अक्वायर्ड बाय ब्रिटिशर्स एंड इट वाज मर्ज्ड विद आसाम प्रोविंस ऑफ ब्रिटिशर्स. तो नागा ट्राइब्स वाले लोगों का एरिया ये नागा हिल, इसको आसाम रीजन के साथ मर्ज कर दिया ब्रिटिशर्स ने इन 1881. लेकिन नागा लोगों ने ब्रिटिश रूल को कभी एक्सेप्ट नहीं किया. इनफैक्ट जब साइमन कमीशन के रिकमेंडेशंस आए टू डिवाइड द ब्रिटिश टेरिटरी इनटू डिफरेंट प्रोविंसेस, उस टाइम में भी नागा लोगों ने साइमन कमीशन के रिकमेंडेशन को माना नहीं. And then after independence, Nagas formed a separate group known as Naga National Council (NNC), और इस NNC का पर्पस था टू गेट कंप्लीट इंडिपेंडेंस फ्रॉम इंडिया. इन लोगों का मेन ऑब्जेक्टिव था दैट दे वांटेड टू एस्टैब्लिश अ सेपरेट कंट्री विद द नेम ग्रेटर नागालैंड. And for this purpose in 1952 they declared independent government of Naga Federal Government and Naga Federal Army भी बना ली इन्होंने. तो NNC जो एक ऑर्गेनाइजेशन है जो राइट आफ्टर इंडिपेंडेंस बनाया गया, इस ऑर्गेनाइजेशन का मेन ऑब्जेक्टिव ही था कि नागा लोगों के लिए एक सेपरेट इंडिपेंडेंट कंट्री बनाया जाए आउट ऑफ इंडिया. और 1952 में उन्होंने एक अपनी सेपरेट गवर्नमेंट भी अनाउंस कर दी और उन्होंने अपनी एक आर्मी भी बना दी जिसका नाम था नागा फेडरल आर्मी. और इस इंसर्जेंसी को, इस रिवोल्ट को दबाने के लिए, सप्रेस करने के लिए देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्लाइड आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट टू क्रश नागा रिबेल इन नागालैंड एरिया इन 1958. तो एक बात आपको ध्यान रखनी है दैट इन इंडिपेंडेंट इंडिया दिस वाज द फर्स्ट टाइम एप्लीकेशन ऑफ आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट एंड दिस वाज यूज्ड इन केस ऑफ नागा रिबेल्स. और आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट अप्लाई करने के बाद इंडियन आर्मी went into Nagaland and it took control of entire Naga Hills area. The Naga rebels were crushed. And then Nagaland was made a separate state in 1962. लेकिन जो भी नागा रिबेल्स थे, कई सारे नागा लीडर्स, नागा इंसर्जेंट ग्रुप लीडर्स, दे escaped from Nagaland to safeguard themselves against Indian Army. और वो नागालैंड को छोड़ करके they settled in some neighborhood territories like of Myanmar and China. And they started to operate from these territories of Myanmar and China that are contiguous to Indian territory of Nagaland. और वो म्यांमार और चाइना से बैठे बैठे फिर गुरिल्ला वॉरफेयर इंगेज करने लगे अगेंस्ट इंडियन आर्मी. तो इस तरीके से नागा लोगों के इंसर्जेंसी का स्ट्रगल दैट कंटिन्यूड इवन आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट इन नागालैंड. एज आई टोल्ड यू, जब इस एरिया में नागा हिल्स एरिया में आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट लगा दिया गया और इंडियन आर्मी वहाँ पहुँच गई और उन्होंने नागा रेबल्स को सप्रेस किया, देन मैनी ऑफ द नागा इंसर्जेंट ग्रुप्स दे शिफ्टेड देयर बेस कैंप इन चाइना, दे शिफ्टेड देयर बेस कैंप इन दीज हिली फॉरेस्ट डेंस रीजन ऑफ म्यांमार एंड दे स्टार्टेड टू ऑपरेट फ्रॉम दिस रीजन. और ये नागा इंसर्जेंसी कंटिन्यू रही और इन लोगों का मेन डिमांड यही था कि इस नागालैंड एरिया को एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनाया जाए जिसका नाम होगा ग्रेटर नागालैंड.
लेकिन फाइनली ये इंसर्जेंसी चलती रही एंड इन 1975 एन अकॉर्ड वाज साइंड बिटवीन यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड नागा नेशनल काउंसिल, जो पहली ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी जिसका ऑब्जेक्टिव था टू स्टैब्लिश अ सेपरेट कंट्री फॉर नागाज। इस ऑर्गेनाइजेशन ने सरेंडर कर दिया और उसने भारत सरकार के साथ एक पीस एग्रीमेंट साइन किया एंड अकॉर्डिंग टू दिस पीस एग्रीमेंट दिस ऑर्गेनाइजेशन NNC अंडर शिलोंग अकॉर्ड ऑफ 1975 एक्सेप्टेड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट करने का क्या मतलब है? दैट दे एक्सेप्टेड दैट नागालैंड इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। दैट मीन्स दे गेव अप देयर डिमांड फॉर इंडिपेंडेंट नागालैंड। लेकिन इस शिलोंग अकॉर्ड को मानने से इस NNC ग्रुप का एक पर्टिकुलर फैक्शन ने मना कर दिया। तो देखो, NNC तो एक लार्जर ऑर्गेनाइजेशन था जिसमें बहुत सारे इंसर्जेंट लोग थे। तो जो NNC के मेन लीडर्स थे उन्होंने तो ये पीस अकॉर्ड, शिलोंग अकॉर्ड साइन कर दिया, लेकिन कुछ एक लीडर्स थे इस NNC के, नागा नेशनल काउंसिल के, जिन्होंने ये पीस अकॉर्ड, ये शिलोंग अकॉर्ड को मानने से इनकार कर दिया और उन्होंने फिर अपनी एक अलग ग्रुप बना ली जिसका नाम रखा उन्होंने NSCN, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड। और ये NSCN अब ऑपरेट करने लगा और ये NSCN का फिर से वही ऑब्जेक्टिव था, टू हैव अ सेपरेट इंडिपेंडेंट कंट्री नागालैंड। तो मोर और लेस बात वही रही। एक ऑर्गेनाइजेशन ने सरेंडर किया, उसने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट किया, लेकिन फिर भी इंसर्जेंसी कंटिन्यूड, क्योंकि उसी ऑर्गेनाइजेशन का एक पार्ट जिसका नाम अब उन्होंने रीनेम करके NSCN कर दिया, वो अभी भी इंडिपेंडेंट नागालैंड के लिए स्ट्रगल करता रहा। और ये NSCN अब काफ़ी एक्टिव हो गया, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड। और इस NSCN के दो मेन लीडर थे, आइजैक एंड मोवैया। तो बाद में इन 1988 इस NSCN के अंदर भी डिवीज़न हो गए और एक NSCN का एक अलग से डिवीज़न बन के आया जिसका नाम था NSCN खापलांग। सो द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक कि सबसे पहले जो ऑर्गेनाइजेशन था वो था NNC, जो 1952 में बना। उस NNC ने शिलोंग अकॉर्ड साइन करके भारत सरकार के साथ पीस अकॉर्ड कर लिया, लेकिन फिर उस NNC से सेपरेट होकर के एक अलग ग्रुप बन गई NSCN, जिसके दो मेन लीडर थे आइजैक एंड मोवैया। और इस NSCN से भी एक ग्रुप सेपरेट होकर के अलग हो गया, खापलांग, NSCN खापलांग। तो उसके बाद से दो NSCN की ग्रुप हो गई, NSCN IM, NSCN आइजैक मोवैया एंड NSCN खापलांग। एंड देन इन 1997 ये जो NSCN इजाक मोवैया ग्रुप था, इसने भारत सरकार के साथ सीज़ फायर डिक्लेयर कर दिया, मतलब एक तरह की पीस को एक्सेप्ट कर लिया भारत सरकार के साथ, और उसके साथ ही एक पीस टॉक शुरू हो गया। यहाँ पे पूरा का पूरा मैंने टाइमलाइन भी दे रखा है, आपको सब याद नहीं करना है। पेरिस में मीटिंग हुई थी उस टाइम के प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव की विद द लीडर्स ऑफ दिस NSCN आइजैक एंड मोवैया, और धीरे धीरे कोऑर्डिनेशन बिल्ड होता गया। और 1997 में दोनों ही पार्टीज़ ने, भारत सरकार ने और NSCN IM ने सीज़ फायर डिक्लेयर कर दिया। सीज़ फायर मतलब एक तरह का पीस, दैट लेट अस नाउ कम एंड टॉक। और फिर सीज़ फायर के बाद से नेगोशिएशंस चालू हुए, नेगोशिएशंस लगातार चलते रहे ओसाका में, फिर यू कैन सी इन न्यू दिल्ली जनवरी 2003। काफ़ी सालों के नेगोशिएशन के बाद इन 2015 a basic framework agreement was signed between Union Government of India and NSCN IM। यहाँ देख सकते हैं ये जब ये फ्रेमवर्क एग्रीमेंट साइन हुआ था 2015 में, उस टाइम का ये इमेज है। नागा लीडर आइजैक मोवैया एंड उनके अलावा भारत के प्रधानमंत्री और उस टाइम के होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी, इन लोगों ने मिलकर के ये पीस एग्रीमेंट साइन किया और एक बेसिक फ्रेमवर्क इन्होंने एक्सेप्ट किया कि दिस विल बी द फ्रेमवर्क ऑफ पीस अकॉर्ड बिटवीन NSCN IM एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे आपको एक बात समझनी है कि ये जो बेसिक फ्रेमवर्क भारत सरकार ने NSCN IM के साथ साइन किया था 2015 में, इन दैट बेसिक फ्रेमवर्क अ टर्म वाज यूज्ड, द टर्म वाज शेयर्ड सोवरेनिटी बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड नागाज। अब ये टर्म शेयर्ड सोवरेनिटी को लेकर के हाल फिलहाल में डिस्प्यूट चल रहा है। 2015 में तो हमने बेसिक फ्रेमवर्क साइन कर लिया, बोला फ्यूचर में बेसिक जो फॉर्मल फाइनल गाइडलाइंस है वो हम बिल्ड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ दिस बेसिक फ्रेमवर्क। लेकिन इस बेसिक फ्रेमवर्क में जो टर्म है शेयर्ड सोवरेनिटी, उसके कारण ये फाइनल एग्रीमेंट नहीं साइन हो पा रहा है। बेसिक फ्रेमवर्क तो हो गया, जब अब फिर फाइनल एग्रीमेंट साइन करने की बात हुई तो फिर ये टर्म शेयर्ड सोवरेनिटी को लेकर के और इसके इंटरप्रिटेशन को लेकर के डिस्प्यूट हो गया।
भारत सरकार का मानना है कि ये टर्म शेयर्ड सोवरेनिटी का सरल शब्दों में मतलब है कि आपको कुछ बेसिक राइट्स दिए जाएंगे नागा लोगों को टू कंजर्व योर लैंग्वेज, योर कल्चर। जैसे कि असम के अंदर भी बात चल रही है अंडर क्लॉज 6 ऑफ असम अकॉर्ड कि आपको बेसिक राइट्स असम के अंदर दिए जाएंगे टू प्रिजर्व कल्चर एंड लैंग्वेज ऑफ असमीज पीपल। मोर और लेस इसी तरह के राइट्स की बात की गई है इन द नेम ऑफ शेयर्ड सोवरेनिटी अंडर बेसिक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट ऑफ 2015। लेकिन नागा लोग NSCN-IM जो उनका मेन ऑर्गेनाइजेशन है जिसने ये पीस अकॉर्ड बेसिक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट साइन किया है, उसका कहना है कि शेयर्ड सोवरेनिटी मीन्स दैट Nagas will have a separate flag apart from flag of India. They will have a separate constitution apart from constitution of India. तो एक तरह की they are trying to have a parallel government. भारत सरकार के पैरेलल सरकार चलाना चाहते हैं वो नागालैंड के अंदर। तो मोर और लेस अभी भी वो अपने उसी डिमांड पे टिके हुए हैं दैट दे वांट टू हैव सम सॉर्ट ऑफ ऑटोनोमस एंड इंडिपेंडेंट कंट्री। तो नेचुरली जब शेयर्ड सोवरेनिटी इस तरह के डिमांड करेंगे नागास तो उसको फुलफिल कर पाना इम्पॉसिबल हो जाएगा और भारत सरकार ने फिर इस तरह के डिमांड को रिजेक्ट कर दिया। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेड दैट दिस डिमांड इज इम्प्रैक्टिकल। खासकर जब जम्मू एंड कश्मीर के हमने स्पेशल स्टेटस को वापस ले लिया इन द नेम ऑफ यूनिटी ऑफ इंडिया, उसका सेपरेट फ्लैग सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन हमने ख़त्म कर दिया है, तो अब किसी दूसरे स्टेट को इस तरह के प्रोविजंस या इस तरह के प्रिविलेजेस देना इट वॉन्ट बी पॉसिबल इन प्रेजेंट सिनारियो। एंड ओवरऑल इस तरह के प्रिविलेजेस देना नागास को, दैट मीन्स वी आर कॉम्प्रोमाइजिंग विथ सोवरेनिटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वी आर कॉम्प्रोमाइजिंग विथ टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया एंड दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो अब देखते हैं करंट स्टेटस क्या है इस नागा पीस अकॉर्ड का। तो अब करंट स्टेटस है कि एक तरफ नागाज आर कंसिस्टेंटली डिमांडिंग दैट दे वांट टू हैव सेपरेट फ्लैग एंड सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन और भारत सरकार ने जिसको मानने से बिल्कुल इनकार कर दिया है। दैट इज़ वाई देयर इज ए स्टेट ऑफ स्टेलमेट, एक तरह का डेडलॉक है, बात अब अटक गई है, अब इससे बात आगे नहीं बढ़ पा रही है एंड दैट इज़ वाई नागा पीस अकॉर्ड इज़ नॉट गेटिंग फाइनलाइज्ड, द फाइनल फ्रेमवर्क इज़ नॉट गेटिंग फाइनलाइज्ड। और अब रिसेंट इशू देखते हैं करंट डेवलपमेंट क्या हुआ है। तो हाल फिलहाल में नागालैंड के गवर्नर RN रवि साहब ने लेटर लिखा नागालैंड के चीफ मिनिस्टर नेफोई राव को और उसमें उन्होंने कहा कि नागालैंड की जो सरकार है वो बिल्कुल ही म्यूट स्पेक्टेटर बन गई है, वो बस चुपचाप आंख बंद करके या खड़े होकर के देख रही है और ये जो नागाज इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं, ये जो नागा आर्म्ड ग्रुप हैं, वो वायलेंस कमिट कर रहे हैं नागालैंड के अंदर, वो लोगों से हफ्ता वसूल रहे हैं, दे आर कमिटिंग एक्सटॉर्शन, दे आर कमिटिंग वायलेंस एंड द गवर्नमेंट ऑफ नागालैंड इज अ म्यूट स्पेक्टेटर। और जो नागा आर्म्ड ग्रुप्स हैं, जो नागा इंसर्जेंट ग्रुप हैं, दे आर रनिंग पैरेलल गवर्नमेंट, दे आर कलेक्टिंग टैक्स। अगर आपको एक बात पता होगी कि नागालैंड के अंदर ये जो नागा इंसर्जेंट ग्रुप हैं वो अपने आप को सरकार मानते हैं, वो भारत सरकार या वहाँ के चीफ मिनिस्टर को लेजिटिमेट गवर्नमेंट नहीं मानते, वो अपनी एक पैरेलल गवर्नमेंट चलाते हैं, उनकी अपनी एक आर्मी है, वो टैक्स भी कलेक्ट करते हैं, जिसको हम हफ्ता बोलते हैं उसको वो टैक्स कहते हैं, और उस टैक्स के बाद वो बजट भी बनाते हैं, प्रॉपर बजट भी पास करते हैं, लोगों के सामने रखते भी हैं। तो एक तरह की पैरेलल गवर्नमेंट रन कर रहे हैं, जिसके अगेंस्ट RN रवि जो वहाँ के गवर्नर है उन्होंने चीफ मिनिस्टर को लेटर लिखा। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर या नागालैंड गवर्नमेंट को ज़रूर कुछ करना चाहिए, इट शुड नॉट रिमेन एज ए म्यूट स्पेक्टेटर। अदरवाइज RN रवि साहब ने यह भी कहा कि अगर नागालैंड की सरकार कुछ नहीं करती है, कोई प्रोएक्टिव स्टेप नहीं लेती अगेंस्ट दिस आर्म्ड इंसर्जेंट ग्रुप ऑफ नागाज, तो फिर नागालैंड गवर्नर को अपना जो पावर है अंडर आर्टिकल 371A सब क्लॉज 1 सब क्लॉज B उसका इस्तेमाल करना होगा। अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल द नागालैंड गवर्नर हैज़ एक्सटेंसिव राइट फॉर लॉ एंड ऑर्डर इशूज़। तो लॉ एंड ऑर्डर इशूज़ को लेकर के अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो नागालैंड के लिए एप्लीकेबल है, वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के नागालैंड के गवर्नर के पास वहाँ के चीफ मिनिस्टर से भी ज़्यादा पावर है। तो अगर लॉ एंड ऑर्डर के कोई इश्यूज़ हैं तो उसमें फाइनल डिसीजन नागालैंड के गवर्नर का होगा। तो इसी तरह का कुछ थ्रेटनिंग लैंग्वेज लिखते हुए उन्होंने ये लेटर लिखा है चीफ मिनिस्टर को कि अगर आपसे यहाँ के आर्म्ड फोर्सेस कंट्रोल नहीं होते हैं देन आई विल हैव टू टेक ए स्ट्रिक्ट एक्शन अकॉर्डिंग टू द पावर्स गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 371 और A1 सब क्लॉज B, और उसके हिसाब से फिर मुझे कोई स्ट्रिक्ट लॉ एंड ऑर्डर एक्शन लेना होगा। सो दिस इज द करंट न्यूज़ अबाउट ऑल दिस ग्रेटर नागालैंड इशू। The next article is taken from international segment. It is about Italian mariner case and permanent court of arbitration. And this topic is important from our syllabus paper 3 international relations point of view, especially the subtopic international agencies.
सबसे पहले इस आर्टिकल का बैकग्राउंड समझते हैं। तो देखो 15 फरवरी 2012 को इटली का एक मरीन शिप था जिसका नाम था एनरिका लेक्सी। उसके ऊपर उस मरीन शिप एनरिका लेक्सी, यहाँ पे आप देख सकते हैं, उसके 2 मरीन ऑफिसर मसिलिमिनो लटोरे एंड सल्वाटोर गिरोन, ये 2 उसके नेवल ऑफिसर्स थे। उन्होंने इंडिया के कोस्ट पे, इंडिया के केरला कोस्ट पे 2 फिशरमैन को गोली मार दी और उनको ऐसा लगा कि दीज फिशरमैन वेयर पायरेट्स, और इस गलती से, इस गलतफहमी में इन लोगों ने उस फिशरमैन को गोली मार दी। उसके बाद इंडियन सरकार ने, इंडियन अथॉरिटीज़ ने इन दोनों को अरेस्ट कर लिया और उसके बाद इन दोनों के अगेंस्ट केस इंडिया के अंदर चलाना शुरू किया गया। अब डिस्प्यूट ये हो गया दैट इंडिया का ऐसा मानना है कि इन लोगों ने ये जो फायरिंग की ऑन दिस 2 इंडियन फिशरमैन, एज ए रिजल्ट ऑफ विच दिस 2 इंडियन फिशरमैन डाइड, ये जो फायरिंग, ये जो पूरा का पूरा इंसिडेंट हुआ है, इट हैज़ हैपेंड इन इंडियन वाटर, ऐसा इंडिया का मानना है। जबकि इटली का ऐसा मानना है कि दिस इंसिडेंट हैपेंड इन इंटरनेशनल वाटर, और इस कारण से इंडिया इस मैटर को अपने देश में, अपने कोर्ट्स के अंदर नहीं ट्रायल में रख सकता है। दीज 2 इटालियन मरीनर्स शुड बी पुट ऑन ट्रायल इन इटली, नॉट इन इंडिया, बिकॉज दिस इंसिडेंट हैज़ हैपेंड इन इंटरनेशनल वाटर, नॉट इन इंडियन वाटर। तो ये मेन डिस्प्यूट रहा इंडिया और इटली के बीच में, क्योंकि इंसिडेंट तो हुआ है लेकिन अब कोई अच्छे से ये नहीं प्रूव कर पा रहा था कि इंसिडेंट कहाँ हुआ है, इंडियन वाटर में या इंटरनेशनल वाटर में। तो फिर अभी इस इशू को समझने के लिए हमें एक बेसिक लॉ समझना होगा, इंटरनेशनल लेवल का लॉ, जिसका नाम है UNCLOS। इट स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड नेशन कन्वेंशंस ऑन लॉज ऑफ सी। ये यूनाइटेड नेशन का एक लॉ है जो हर एक चीज़ बताता है रिगार्डिंग ओशन एंड सीज, कि ओशन या सी के ऊपर कौन कौन से कानून होंगे और देशों को कौन कौन से कानून फॉलो करने हैं। वो सारे इंटरनेशनल लॉ रिगार्डिंग सी हैज़ बीन मेड अंडर दिस कन्वेंशन, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉज ऑफ सी। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये यूनाइटेड नेशन का इंटरनेशनल लॉ है रिगार्डिंग रेगुलेशंस ओवर सी एंड ओशन। और इसके हिसाब से अगर कोई कंट्री इस यूनाइटेड नेशन के लॉ के किसी भी प्रोविज़न को ब्रेक करता है, अगर कोई भी कंट्री दुनिया का, देन अ कंप्लेंट कैन बी रजिस्टर्ड अगेंस्ट दैट कंट्री इन एन इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल, जिसका नाम होगा ITLOS, इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल ऑन लॉज ऑफ सी। तो इफ़ एनी कंट्री ब्रेक्स दिस इंटरनेशनल लॉ, देन अ कंप्लेंट कैन बी रजिस्टर्ड इन दिस इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल दैट इज नेम्ड ITLOS। अब इंडिया का क्या मानना था, मैंने आपको ऑलरेडी बताया दैट दिस इंसिडेंट हैपेंड इन इंडियाज़ वाटर, सो दिस इज़ नॉट एन इंटरनेशनल इशू। यहाँ पे ये UNCLOS एप्लीकेबल नहीं होगा और इस कारण से इंडिया के अंदर एक स्पेशल कोर्ट बनाई गई अंडर सुपरविजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जिसके अंदर इन इटालियन मरीनर्स को प्रोसिक्यूट किया गया, उनके अगेंस्ट फिर केस चलाया गया। जबकि इटली का ऐसा मानना है कि दिस इंसिडेंट हैज़ हैपेंड इन इंटरनेशनल सी, इंटरनेशनल वाटर्स, दैट इज़ वाई UNCLOS शुड बी एप्लीकेबल। लेकिन इंडिया इसको नहीं मान रहा है और इस कारण से इटली ने इस इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल ITLOS में जाकर के कंप्लेन कर दिया। इट रजिस्टर्ड ए कंप्लेंट इन ITLOS ऑन द ग्राउंड दैट दिस इंसिडेंट हैज़ हैपेंड इन इंटरनेशनल वाटर। और इंडिया जानबूझ के या गलती से इस इशू को इंडियन कोर्ट में ट्रायल पे रखा है, दैट इज़ नॉट जस्टिफाइड। तो फिर इस ITLOS में जहाँ पे इटली ने ये केस रजिस्टर किया था, उसने फिर अपना फैसला सुनाया कि नाइदर इंडिया नॉर इटली शुड पुट द ट्रायल इन देयर रेस्पेक्टिव कंट्री। ना ही इंडिया ना ही इटली अपने देश में ये केस को रख सकता है। इंडिया एंड इटली शुड गो फॉर एन इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल एट परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, and in the meanwhile these Italian mariners should be allowed to go home to their Italy country। तो सरल शब्दों में ITLOS ने कहा कि ना ही इंडिया ना ही इटली, आप दोनों जाओ परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में एक इंटरनेशनल आर्बिट्रेटर के पास, और तब तक जब तक ये फैसला आ नहीं जाता है तब तक ये मरीनर्स को उनके घर यानी कि इटली जाना अलाउ किया जाना चाहिए। अब एक बार ज़रा समझते हैं कि ये परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है क्या। देखो, इट इज़ एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन दैट इज़ लोकेटेड इन हेग, नीदरलैंड। हेग के अंदर आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, एक पीस पैलेस करके बिल्डिंग है हेग, नीदरलैंड के अंदर। इसी बिल्डिंग के अंदर ICJ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी है, और यहीं पे एक परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन भी है। अब ये नाम थोड़ा मिसलीडिंग है, लेकिन इसका पर्पस ज़रा सा समझो। ये जो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है,
ये दुनिया में किसी भी दो पार्टी के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट हो जाए, चाहे वो दो पार्टी दो प्राइवेट पार्टी हों या कोई दो ऑर्गेनाइजेशंस हों, एनजीओज हों या फिर कोई दो कंट्री हों, अगर किसी भी दो पार्टी के बीच में डिस्प्यूट हो जाए देन दीज टू पार्टीज कैन गो टू दिस परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। और ये परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन एक सर्टेन अमाउंट ऑफ फीस चार्ज करने के बाद एक ट्रिब्यूनल सेटअप करेगा, समझो तो कि एक तरह का स्पेशल कोर्ट सेटअप करेगा जो उन दोनों पार्टीज की बातों को सुनेगा और उसके बाद अपना फाइनल जजमेंट देगा। एंड द जजमेंट गिवन बाय दिस परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन विल बी बाइंडिंग, क्योंकि इन दोनों पार्टीज ने अगर इस पीसीए को अप्रोच किया है तो इसका मतलब ये है कि दे हैव टू गिव कंसेंट इन एडवांस कि जो भी जजमेंट आएगा दैट विल बी एक्सेप्टेबल टू बोथ पार्टीज। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि ITLOs ने कहा दैट द मैटर शुड बी टेकन टू परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। सो ऑन डायरेक्टिव्स ऑफ ITLOS द मैटर वाज टेकन टू अ परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन इन द हेग, नीदरलैंड। और अब उस परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का फैसला आया है कल। उस फैसले के हिसाब से ये इंडिया का जो आर्ग्यूमेंट है दैट दीज टू मरीनर्स शुड बी पुट ऑन ट्रायल इन इंडियन कोर्ट, वो रिजेक्ट हो गया है। यानी कि सरल शब्दों में इंडिया, अगर साफ साफ बोला जाए तो इंडिया का जो डिमांड है या इंडिया ये केस हार चुका है। इंडिया का मेन डिमांड था कि दीज टू मरीनर्स शुड बी पुट ऑन ट्रायल इन इंडिया, दैट हैज़ बीन रिजेक्टेड बाय दिस परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन हैज सेड कि दीज टू मरीनर्स इंजॉय ऑफिशियल इम्यूनिटी, और इस कारण से अगर ये इंसिडेंट इंडियन वाटर्स में भी हुआ है डिस्पाइट दिस दे शुड बी नॉट पुट एट ट्रायल इन इंडियन कोर्ट। इनके अगेंस्ट अगर कोई ट्रायल होनी है दैट शुड हैपन इन इटालियन कोर्ट बट नॉट इन इंडिया। एट द सेम टाइम परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने ये भी कहा है दैट इंडिया इज इंटाइटल्ड फॉर पेमेंट ऑफ कंपनसेशन, यानी कि कुछ एक कंपनसेशन इन मरीनर्स को या इटली को पे करना होगा बिकॉज ऑफ द डैमेज दे हैव डन टू द क्रू ऑफ सेंट एंटनी द इंडियन वेसल। तो इनका वेसल, इन इटालियन लोगों के वेसल का नाम था इनरिका लेक्सी, जबकि इंडियन वेसल जिस पे हमारे दो इंडियन फिशरमैन मारे गए उसका नाम था सेंट एंटनी। और सेंट एंटनी का जो भी क्रू था, जो भी उसके मेंबर्स थे या ओवरऑल इसको जो भी डैमेज हुआ है उसको कंपनसेट करने के लिए इटली को एक कंपनसेशन देना होगा। दैट हैज़ बीन द फाइनल जजमेंट ऑफ परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ऑन दिस इशू। एक बार जरा ब्रीफली देख लो टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ कन्फ्यूजन बिटवीन दीज थ्री एजेंसीज। ये तीनों एजेंसी हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे जस्टिस प्रोवाइड करती हैं, ICJ, ICC एंड PCA, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। ICJ में आपको पहले भी बता चुका हूँ, इट इज़ अ जुडिशियल ऑर्गन और जुडिशियल विंग ऑफ यूनाइटेड नेशन। इट इज़ ऑल्सो इन हेग, नीदरलैंड। लेकिन ICJ के अंदर दो कंट्रीज़ के बीच में, दोज कंट्रीज हु आर मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन, उनके बीच में अगर कोई डिस्प्यूट हो रिगार्डिंग वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ, वो मैटर ICJ में लिया जाता है। ICC हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड अकॉर्डिंग टू अ रोम स्टैट्यूट, अ सेपरेट स्टैट्यूट। ICC इज़ नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू यूनाइटेड नेशन। इसका भी ऑफिस हेग, नीदरलैंड में ही है। और ICC के अंदर किसी इंडिविजुअल के अगेंस्ट, माइंडेड इंडिविजुअल के अगेंस्ट केस लिया जाता है। वो इंडिविजुअल जिसने कोई क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी किया हो, कोई वॉर क्राइम किया हो, कोई जीनोसाइड क्राइम किया हो, उस तरह के इंडिविजुअल के अगेंस्ट केस लिया जाता है ICC के अंदर। जबकि ये परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ये भी हेग, नीदरलैंड में है एंड इट प्रोवाइड्स अ काइंड ऑफ सर्विस ऑफ आर्बिट्रेशन। अगर किसी भी दो पार्टी के बीच में, या तो वो प्राइवेट पार्टी हो या कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो या कोई दो कंट्री हो, दो सरकारें हों, उनके बीच में अगर कोई डिस्प्यूट हो जाए देन दे कैन गो टू दिस परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ऑल्सो, और यहाँ पे दे कैन गो फॉर सम फाइनल डिसीजन। सो ये बेसिक अंतर आप इन तीनों ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में याद रखेंगे। तीनों ही ऑर्गेनाइजेशन हेग, नीदरलैंड में है, इसीलिए हेग, नीदरलैंड को कभी कभार हम लोग वर्ल्ड कैपिटल ऑफ जस्टिस भी कहते हैं। The next article is again taken from international segment. It is about Vladimir Putin and he will remain in power till 2016. This topic is important from our syllabus paper 3 international relations point of view. सबसे पहले देखो न्यूज़ आर्टिकल समझते हैं। रसिया ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया है हाल फिलहाल में, और फिर एक रेफरेंडम कराया है रसिया के अंदर टू सी कि व्हाट पीपल थिंक अबाउट दिस अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। तो रेफरेंडम से उन्होंने ये जानने की कोशिश की है कि क्या लोग इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को मानते हैं या नहीं मानते हैं। एंड द न्यूज़ आर्टिकल सेज कि द फाइनल डिसीजन अबाउट द रेफरेंडम और द फाइनल आउटकम ऑफ द रेफरेंडम इज आउट। टोटल लोगों ने, परसेंटेज ऑफ पीपल हु वोटेड फॉर इन दिस रेफरेंडम वॉज 65%। आउट ऑफ दिस 65% जिन लोगों ने वोट किया है
78% people से have voted in favor of the amendment कि ठीक है, they have justified that this amendment is okay, while 21% people have voted against this amendment. अमेंडमेंट के कुछ बेसिक प्रोविजन समझ लेते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया, उसमें क्या क्या चेंजेस लाए गए हैं. Some higher minimum pension and wages have been provided to the government officer. A complete ban on gay marriages in Russia, restricting top officials from holding dual citizenship, enshrining faith in God as a core value, and emphasizing primacy of constitution over the international treaties and rulings. तो ये कुछ बेसिक चेंजेस लिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, और इसके ऊपर फिर लोगों का वोटिंग कराया गया, रेफरेंडम करा करके कि लोग क्या सोचते हैं इस चेंजेस के बारे में. एंड मेजॉरिटी ऑफ पीपल हैव एक्सेप्टेड दैट येस दिस चेंज इज़ ओके. अब इस पूरे चेंज के पीछे कंट्रोवर्सी जरा समझते हैं. तो देखो, अब ये नया कॉन्स्टिट्यूशन जो अभी रसिया ने अमेंड करके लाया है, दैट विल बी एप्लीकेबल फ्रॉम 2024, और इसके हिसाब से नाउ व्लादिमीर पुतिन कैन रिमेन प्रेसिडेंट ऑफ रसिया टिल 2036. तो अब ये बात हमें समझनी है कि देखो, डायरेक्टली तो कुछ भी ऐसा लिखा नहीं गया है रिगार्डिंग प्रेसिडेंट पोस्ट, लेकिन इनडायरेक्टली किस तरीके से व्लादिमीर पुतिन को फ़ायदा हो गया विद दिस चेंज, और जानबूझ के ये चेंज लाया गया है, जरा समझते हैं. देखो, व्लादिमीर पुतिन वॉज प्रेसिडेंट ऑफ रसिया फ्रॉम 2000 to 2004, एंड देन सेकेंड टर्म फ्रॉम 2004 to 2008. तो उस टाइम में रसिया के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से प्रेसिडेंट का टेन्योर होता था 4 साल का, और कोई भी इंसान 2 टर्म से ज़्यादा लगातार प्रेसिडेंट नहीं रह सकता. तो तीसरे टर्म के लिए व्लादिमीर पुतिन प्रेसिडेंट नहीं रह सकते थे. तो 2008 के बाद व्लादिमीर पुतिन हैड टू क्विट द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, क्योंकि वो उसके बाद प्रेसिडेंट नहीं रह सकते थे अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन. तो उन्होंने किया क्या, फिर अपने क्लोज सपोर्टर डिमिट्री मेंडेडेव को प्रेसिडेंट बना दिया उनके अपने सपोर्ट से, एंड ही हिमसेल्फ बिकेम प्राइम मिनिस्टर ऑफ रसिया. और उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को इस तरह से अमेंड किया कि द कॉन्स्टिट्यूशन बिकेम फ्रॉम प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट टू सम सॉर्ट ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. मतलब दूसरे शब्दों में, ही बिकेम प्राइम मिनिस्टर एंड ही मेड द पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोर पावरफुल. और एक बार जब 4 साल का टर्म इनका पूरा हो गया 2012 में एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ रसिया, तो उसके बाद ही अगेन केम टू पावर इन 2012. और 2012 में जब ये पावर में आए तो इन्होंने फिर से प्राइम मिनिस्टीरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या फिर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बना दिया, यानी कि प्रेसिडेंट को फिर से फुल पावरफुल बना दिया. और साथ ही साथ इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके टर्म ऑफ प्रेसिडेंशियल पोस्ट को एक्सटेंड करके 4 साल से 6 साल कर दिया. एंड देन ही अगेन बिकेम प्रेसिडेंट इन 2012. 4 साल 2008 से 2012 तक ही रिमेन प्राइम मिनिस्टर, एंड देन अगेन ही बिकेम प्रेसिडेंट इन 2012. फिर ये 6 साल तक रहे, क्योंकि इन्होंने टर्म अब एक्सटेंड कर दिया था 2018 तक. एंड देन अगेन ही बिकेम प्रेसिडेंट इन 2018 फॉर 6 मोर ईयर टिल 2024. और 2024 में इनका सेकेंड टर्म कंप्लीट हो रहा है, यानी कि टेक्निकली ही कैन नॉट रिमेन प्रेसिडेंट बियॉन्ड 2024. तो अब इन्होंने क्या किया, एक नया कॉन्स्टिट्यूशन लेकर के आया जिसमें कुछ अलग चीज़ें हैं, उसको अमेंड किया है. और अब लोगों का रेफरेंडम कराने के बाद अब इन्होंने कहा है कि सिंस न्यू Constitution will be applicable from 2024, so the counting for 2-year term for व्लादिमीर पुतिन विल स्टार्ट फ्रॉम 2024. ये दोनों टर्म काउंट नहीं होंगे. प्रेसिडेंट पोस्ट अभी भी 2 टर्म के लिए ही फिक्स्ड है, बट द काउंटिंग विल स्टार्ट अगेन फ्रॉम 2024. यानी कि टेक्निकली अब व्लादिमीर पुतिन 2024 के बाद 2030 तक, एंड देन 2030 से लेकर 2036 तक फिर से प्रेसिडेंट रह सकते हैं, क्योंकि ये दोनों टर्म काउंट नहीं होंगे सिंस द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन विल बी एप्लीकेबल फ्रॉम 2024, एंड दैट इज़ वाई फ्रेश टर्म फॉर व्लादिमीर पुतिन विल स्टार्ट फ्रॉम 2024. सो दिस इज़ बिगर गेम गोइंग ऑन इन रसिया. आप इसको पॉलिटिकल साइंस वाले फ्लॉड डेमोक्रेसी का एग्जाम्पल में दे सकते हैं कि हाउ द कॉन्स्टिट्यूशन इज बीइंग अमेंडेड इन ऑर्डर टू प्रोवाइड पावर टू वन पर्टिकुलर पर्सन. The next article is taken from national segment. It is about heparin getting costly. This topic is important from our syllabus GS paper 3 governance point of view, especially the subtopic health.
सबसे पहले देखो न्यूज़ आर्टिकल समझते हैं। तो हमारे कंट्री की जो एजेंसी है नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी NPPA, इसने अलाउ किया है कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज कैन इंक्रीज द सीलिंग प्राइस ऑफ हेपारिन मेडिसिन बाय 50% टिल दिसंबर 31। तो आपको सबसे पहले मैं एक बात बता दूं कि ये जो एजेंसी है नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी, दिस एजेंसी वर्क्स अंडर डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर। और इस अथॉरिटी का मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारे देश के अंदर जो भी एसेंशियल मेडिसिन हैं उनका सीलिंग प्राइस या मैक्सिमम प्राइस फिक्स कर दे कि उससे ऊपर मैन्युफैक्चरर्स अपने प्रोडक्ट को बेच ही नहीं सकते। तो मान लो कि इन्होंने किसी भी क्रोसिन टैबलेट को, फॉर एग्जांपल मैं आपको बस बता रहा हूँ हाइपोथेटिकल एग्जांपल, कि क्रोसिन को अगर NPPA ने एसेंशियल मेडिसिन डिक्लेयर कर दिया और उस पर प्राइस फिक्स कर दे कि 100 रुपीज़ पर 10 टैबलेट से ऊपर आप नहीं बेच सकते, देन इन दैट केस नो manufacturer of crocin can sell their product beyond 100 rupees. That is the functioning of National Pharmaceutical Pricing Authority. इसका मेन ऑब्जेक्टिव ही है कि जो एसेंशियल ड्रग्स हैं that should remain accessible and affordable to the poor community of our country. अब जरा समझते हैं कि हाल फिलहाल में ये न्यूज़ क्या है। द न्यूज़ सेज कि हेपारिन पे इन्होंने सीलिंग लिमिट को 50% तक इंक्रीज़ करने का अलाउ किया है टू द फार्मास्यूटिकल कंपनीज टिल दिसंबर 31। एक बार जरा समझते हैं हेपारिन है क्या। हेपारिन इज़ ए ब्लड थिनर। ये हमारे ब्लड को थिन करता है ताकि हमारे ब्लड में या बॉडी में क्लॉटिंग का प्रॉब्लम ना हो। दिस इज़ मोस्टली यूज्ड फॉर पेशेंट्स हैविंग क्रिटिकल इलनेस एंड इंक्लूडिंग दोज हु आर हैविंग किडनी डायलिसिस आर गिवन दिस ड्रग्स। अब जरा समझते हैं कि आखिर NPPA ने इस हेपारिन ड्रग्स में प्राइस के सीलिंग लिमिट को क्यों बढ़ाने को अलाउ किया है फार्मास्यूटिकल कंपनीज को। तो इसके पीछे कारण है द इंक्रीज्ड प्राइस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हेपारिन ड्रग्स। देखो कोई भी ड्रग्स बनाने के लिए यू नीड बेसिकली 2 कंपोनेंट। वन कंपोनेंट इज नोन एज API, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, एंड अनदर वन इज नोन एज एक्सीपिएंट। ये जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट होता है दैट इज़ द की कंपोनेंट। यही है वो कंपोनेंट होता है जो बेसिकली इफेक्टिवनेस प्रोवाइड करता है अगेंस्ट अ पर्टिकुलर डिजीज और इन्फेक्शन। और ये जो एक्सीपिएंट होता है ये बस एक तरह का ओवरऑल वॉल्यूम प्रोवाइड करता है जिसके अंदर API को इंसर्ट किया जा सके। तो ये एक्सीपिएंट जस्ट एक तरह का मीडियम है, इसका कोई खास इफेक्टिवनेस नहीं है। ये बस एक मीडियम प्रोवाइड करता है जिसके अंदर API को डाल करके इस तरह से ड्रग्स बनाया जाता है। तो एक्सीपिएंट आर जस्ट अ मीडियम, दे आर नॉट इफेक्टिव इन इटसेल्फ, द इफेक्टिव यूनिट्स आर API। और ये जो हेपारिन का API है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, दैट कम्स फ्रॉम चाइना। इनफैक्ट ज़्यादातर जो हमारे देश में ड्रग्स बनते हैं, दवाइयाँ बनती है, उनका जो API कंपोनेंट है, एक्टिव कंपोनेंट है, दैट कम्स फ्रॉम चाइना। और हाल फिलहाल में चाइना ने इन सारे ही तरह के APIs की प्राइसेस बढ़ा दी हैं और सप्लाई कम कर दिया है। और इस कारण से ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हैज़ गॉन अप फॉर फार्मास्यूटिकल कंपनीज इन इंडिया। और इस कारण से ये जो हेपारिन प्रोडक्ट है उसका भी API चाइना से आता है और उसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हैज़ गॉन क्वाइट हाई। और इस कारण से हेपारिन प्रोड्यूसर्स हैड रिक्वेस्टेड NPPA कि हम लोग अब इस सीलिंग लिमिट के अंदर अपना प्रोडक्ट बना ही नहीं सकते क्योंकि इट इज़ नॉट कॉमर्शियली वाइबल। हमारा बनाने का खर्चा जो है सीलिंग लिमिट से ज़्यादा जा रहा है। रीज़न बीइंग चाइना हैज़ इंक्रीज दिस API कॉस्ट वेरी हेफ्टली। तो अब इस कारण से फिर NPPA ने अलाउ किया है कि ओके फाइन, टिल दिसंबर 31 यू कैन हैव इंक्रीज सीलिंग लिमिट फॉर दिस हेपारिन ड्रग्स बिकॉज ऑफ इंक्रीज्ड इनपुट कॉस्ट ऑफ API. The next article is taken from economy segment. It is about trade deficit with China narrows to $48.66 billion. This topic is important from our syllabus paper for Indian economy point of view. देखो ये आर्टिकल काफ़ी फैक्चुअल है, इसमें कुछ ज़्यादा एनालिटिकल है नहीं, बट स्टिल दिस डेटा इज़ इंपॉर्टेंट एंड दैट इज़ वाई मुझे लगता है कि आने वाले प्रीलिम्स में इससे सवाल पूछा जा सकता है। लेट अस सी द डेटा। द डेटा सिंपली सेज कि इंडिया और चाइना के बीच का ट्रेड डेफिसिट थोड़ा कम हुआ है। पिछले साल इट वॉज समवेयर अबाउट $52 बिलियन, नाउ इट हैज़ डिक्रीज टू $48.66 बिलियन। तो पिछले कई सालों में दिस इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम दैट ट्रेड डेफिसिट बिटवीन इंडिया एंड चाइना हैज़ डिक्रीज। ट्रेड डेफिसिट की अगर बात की जाए तो इट इज़ सिंपली द डिफरेंस ऑफ इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट इन ट्रेड विथ ए पर्टिकुलर कंट्री। फॉर एग्जाम्पल इस फिगर की मदद से समझो, इंडिया ने 2019-20 में ओवरऑल
65.2 बिलियन डॉलर का सामान चाइना से खरीदा है, जबकि इंडिया ने एक्सपोर्ट किया है चाइना को 16.66 बिलियन डॉलर्स का सामान। तो टेक्निकली इंडिया से 48.66 बिलियन डॉलर्स का पैसा चाइना को गया है। दिस इज ट्रेड डेफिसिट। कितने का सामान हम खरीदते हैं और कितने का बेचते हैं, उसके बीच का डिफरेंस इज नोन एज ट्रेड डेफिसिट। तो ट्रेड डेफिसिट मतलब टेक्निकली ओवरऑल इतना सामान, इतना पैसा हमारे कंट्री से चाइना को गया है। एंड दिस इज अ गुड थिंग दैट ट्रेड डेफिसिट हैज़ नैरोड। पिछले साल इट वॉज 52 बिलियन डॉलर, मतलब ओवरऑल हमने जितना सामान खरीदा और बेचा उसमें डिफरेंस 52 बिलियन डॉलर का था। मतलब टेक्निकली चाइना अर्न 52 बिलियन डॉलर्स फ्रॉम इंडिया, बट दिस ईयर इट हैज़ कम डाउन। इंडिया ने 65.2 बिलियन डॉलर का सामान खरीदा है, 16.6 का बेचा है। सो डिफरेंस हैज़ नैरोड। यू कैन सी दिस इज द डिफरेंस। दिस इज द import by India 65.26 billion dollar. This is the export by India to China 16.61 billion dollars, and the difference is the trade deficit between India and China. And you can see over a period of time this was consistently increasing, but this particular year it has decreased. In our segment Target UPSC Prelims 2020, today we will cover topic number 497 to 499. Topic number 497 is Order Books, Inventories and Capacity Utilization Survey. The Reserve Bank of India has been conducting this Order Book, Inventory and Capacity Utilization Survey for the manufacturing sector on quarterly basis. The survey seeks quantitative information on orders such as books, inventories, capacity utilization such as pending order books, backlog order books, total inventories, finished good inventories, work in progress inventories, installed capacity, almost everything about manufacturing sector. And with this help of this input, with help of this survey, the RBI formulates its मॉनेटरी पॉलिसी। तो जब उसको लगता है कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो काफ़ी स्लो चल रहा है, धीमे चल रहा है, तो फिर वो अपनी एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी अपनाता है। प्लीज़ अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन दैट इज बेस्ड ऑन दिस टॉपिक। टॉपिक नंबर 498 is about Solar Dynamics Observatory, SDO. It is a NASA mission which has been observing the sun. It was launched on February 11, 2010. The observatory is the part of Living with Star program, LWS program. The goal of SDO is to understand the influence of the sun on Earth and near Earth space by studying the solar atmosphere on small scale of space and time and in many wavelengths simultaneously. Please attempt this question that is based on this topic. Topic number 499 is about Hubballi-Ankola railway line. This Hubballi-Ankola railway line, आप देख सकते हैं इस इमेज में भी, इट इज़ इन कर्नाटका, हुबली टू अंकोला प्रपोज रेलवे लाइन। दिस इज मूविंग थ्रू काली टाइगर रिजर्व, और इस कारण से इसके अगेंस्ट काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट चल रहा है। सो इस साल ये न्यूज़ में है, तो उम्मीद कर सकते हैं कि इससे रिलेटेड आने वाले यूपीएससी प्रीलिम्स में सवाल पूछा जा सकता है। प्लीज़ अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन दैट इज बेस्ड ऑन दिस टॉपिक. This is the answer of question number 494 to 496 that we had given in yesterday's newspaper analysis. Today's question number 497 to 499 can be attempted by the students, and you can submit the answer in the comment section. We will be sharing answer of these questions in tomorrow's newspaper analysis. That's all from our side for today. Thanks for watching.